नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मरीन ट्रेंड्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाकर ये समझाऊंगा कि ये लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या तो फिर किस तरीके का बिजनेस करते हैं और प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मरीन ट्रेंड्स इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं अगर बात करूँ इन लोगों के बिजनेस की, तो ये लोग यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट हैंडलिंग का बिजनेस करते हैं, लॉजिस्टिक्स की यहाँ पर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, साथ साथ यहाँ पर वेयर हाउसिंग का बिजनेस करते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनको रखने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी जगह रखी जाती है, बड़े बड़े जो वेयर हाउस होते हैं, तो उसका भी बिजनेस ये लोग यहाँ पर करते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर शिप, मतलब कि जो यहाँ पर समुद्री रास्ता होता है तो उसके जरिए प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लाइट के जरिए यहाँ पर हवाई मार्ग के द्वारा भी ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर क्रॉस ट्रेड भी करते हैं, बल्क हैंडलिंग भी करते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हो कि अलग अलग रास्तों से और अलग अलग जरिए ये लोग यहाँ पर जो दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का भी बिजनेस करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर खुद से भी अपना पैसा लगाकर भी चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। तो जो आईपीओ है वो यहाँ पर 30 नवंबर के दिन ओपन होगा, वहीं 5 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 26 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 4000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 10 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है, और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1 लाख और 4000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2 लाख और 8000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो पिछले 3 सालों का डेटा हमें दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में कुछ 26 करोड़ के एसेट्स हैं, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का 80 लाख के करीब प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ 86 लाख का हो गया। फिर 2023 के अंदर ये थोड़ा सा कम होकर यहाँ पर 1 करोड़ और 52 लाख का हो गया। और फिर मार्च वाले क्वार्टर से लेकर मई के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 13 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन कंपनी जो है उसके प्रॉफिट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमें कोई कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जो कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस है उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो ये एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी के बोरोइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 2 करोड़ और 12 लाख की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 6 करोड़ और 3 लाख की हो चुकी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पिछले 3 सालों के दौरान जो इनकी बोरिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 गुना जितनी बढ़ चुकी है। तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के पीई रेशियो की, तो 14 का यहाँ पर कंपनी का पीई रेशियो है, लेकिन इसे देखकर ज़्यादा खुश मत हो जाना। जब मैं आगे पेयर कंपैरिजन करूँगा तब आप लोग इस कंपनी के वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं बात करूँ कि मार्केट कैप की, तो 33 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं लोग का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10% का है, तो मतलब कि हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक वक्त के लिए हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन लोगों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये लोग यहाँ पर 11.29 का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। ये भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज सा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी यहाँ पर नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.35 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये थोड़ा एक पॉजिटिव सी चीज़ है कि भाई कंपनी का जो डेट है, कंपनी का जो बोरिंग है वो थोड़ा सा कंट्रोल के अंदर है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर 1 रुपीज़ और 80 पैसे का है। वहीं लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 9.53 का % का है, तो ये भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने आपको आगे ये बोला कि इन लोगों का जो पी रेशियो है उसे देखकर ज़्यादा खुश मत हो जाना। तो ऐसा बोलने के पीछे का रीज़न भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर हम लोग इसके पीयर कंपैरिजन को करें तो इनके पीयर के अंदर यहाँ पर 4 कंपनियों को मेंशन किया गया है, और आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जो कंपनी का पी रेशियो है वो यहाँ पर 10 to 12 के आसपास में एक कंपनी का पी रेशियो यहाँ पर 8.5 का है, एक का 12.5 का है, एक का 13 का है, और एक का 35 का है। तो अगर हम लोग 35 वाले को एक्सेप्ट के तौर पर छोड़ दें तो भी इन लोगों का जो जनरली पी रेशियो वो 10-12 का है। वहीं जो इस कंपनी का पी रेशियो है यहाँ पर 14 का है, मतलब कि ये लोग जो सेक्टर की जो वैल्यूएशन है उसी कट टू कट वैल्यूएशन के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है वो भी उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंसिस्टेंट नहीं है, और जो इन लोगों के ऊपर बोरिंग भी बढ़ती जा रही है।
तो इस नज़रिए से अगर हम लोग देखने जाए तो भाई कंपनी हमें बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। इवन हमें कंपनी जो है वो थोड़ी बहुत प्रीमियम प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, तो नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा मरीन ट्रेंड्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी कुछ खास नहीं लगी, ठीक ठाक सी कंपनी है, डिसेंट सी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन भी मतलब कि थोड़ा सा आप लोग प्रीमियम ही मानकर चल सकते हो। तो अगर बात करें जाए लॉन्ग टर्म की, तो आप लोग इस कंपनी के पास से कुछ मल्टीबैगर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो इसके लिए आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटर्स का वेट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे 2 आईपीओ भी चल रहे हैं सेम डेट के बीच के अंदर, जिसमें से मैंने यहाँ पर ग्रेफाइट्स वाले जो आईपीओ उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया है, जो कि आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधे ही इस वाले वीडियो के अंदर।